कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक लड़की से जो ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी में काम करती है। अपने देश ऑस्ट्रेलिया में ऑयल की कमी होने लगी थी, इसलिए एक बड़ी डील फाइनल करने वो अमेरिका आई है। अब होटल पहुंचते ही वो नहाकर फ्रेश होती है और अच्छे से तैयार होकर एक मीटिंग के लिए निकल जाती है। मीटिंग में उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो अमेरिकन कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी। वो एमा से कहती है कि वो लोग उनकी कंपनी को इतना गैलन क्रूड ऑयल दे सकते हैं जिससे उन्हें 1 साल तक कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सुनकर एमा तुरंत डील साइन कर लेती है। लेकिन फिर रात में जब एमा होटल वापस जाने के लिए निकलती है तो रोड पर कोई भी नहीं होता और उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। वो चारों तरफ देखती है कि तभी एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें शर्ली नाम की एक औरत उससे कहती है, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? एमा टैक्सी में बैठ जाती है और उससे कहती है कि उसे होटल छोड़ दे जहां वो स्टे कर रही है। ये औरत शुरू में तो बड़ी दयालु बन रही थी, लेकिन जल्दी ही एमा नोटिस करती है कि ये औरत कुछ ज्यादा ही अजीब तरह से उसे घूरे जा रही है और कुछ दूर जाते ही होटल की तरफ मुड़ने के बजाय वो किसी सुनसान रास्ते पर टैक्सी ले जाती है। एमा कहती है कि ये मेरा होटल का रास्ता नहीं है, पर शर्ली अचानक एक जगह गाड़ी रोककर कहती है, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है, मैं बस अभी आई। एमा कुछ बोल भी नहीं पाती और उसे अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शर्ली अचानक आकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कोई अनजान आदमी एमा को उठाकर एक अजीब सी कमरे में ले जाता है। फिर एक दूसरा आदमी आकर उसे कुर्सी से बांध देता है और उस पर ड्रग इंजेक्ट कर देता है। एमा धीरे धीरे होश में आकर पूछती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? असल में एक खतरनाक गैंग के 3 लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और उस औरत की टैक्सी में बैठना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद शर्ली उसके पास आती है और उसके कुछ प्राइवेट चीजों से छेड़छाड़ करते हुए बेहुदा हरकतें करने लगती है जो एमा को बहुत ही अजीब लगता है। वो डरने लगती है कि ये किडनैपर्स ही हो सकते हैं और वो बुरी तरह उनके जाल में फंस चुकी है। फिर थोड़ी देर में वो दोनों आदमी अंदर आते हैं। उनके साथ एक लड़की भी होती है जो घायल हालत में कुर्सी से बंधी होती है। एमा उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगती है। उनमें से एक आदमी एमा को बताता है कि मेरा नाम जिम है और दूसरा पीट्रो है। हम हर हफ्ते एक नई लड़की को अपना निशाना बनाते हैं और इससे हमें बहुत मजा आता है। अब ये लड़की पुरानी हो गई है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि तुम्हारे साथ भी वही सब कर सकें जो बाकी लड़कियों के साथ किया है। एमा घबराकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दें, लेकिन जिम गन निकालकर उसे चुप रहने को कहता है और फिर उसकी आंखों के सामने उस घायल लड़की को शूट करके मार देता है। एमा चीखने लगती है, पर यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद जिम बाहर निकलकर सिगरेट पीता है और पीट्रो से एमा पर नजर रखने के लिए कहता है। पीट्रो पूछता है, क्या मैं उस मरी हुई लड़की को रख सकता हूँ? जिम कहता है, ठीक है, पर कल ही उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर वो वापस एमा के पास जाता है और उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। एमा उसे बताती है कि वो ऑयल कंपनी में काम करती है और यहाँ डीलिंग के लिए आई थी। फिर वो रिक्वेस्ट करके कहती है कि वो बहुत अमीर है, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो जितने चाहे उतने दे सकती है, पर उसे जाने दे, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। जिम हंसते हुए कहता है, मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एमा पूछती है, आज तक तुमने कितनी लड़कियों को बंद किया है और ये सब क्यों करते हो? जिम आराम से जवाब देता है, तुम्हें लेकर लगभग 80 लड़कियां हो जाएंगी, जिसमें ज्यादातर बाहरी देश से आई थीं। फिर वो अपना वॉलेट निकालकर अपनी बीवी और बच्चे की फोटो दिखाता है और कहता है, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है जिससे मैं अब खुश नहीं रह पाता। एमा ये सुनकर समझ जाती है कि ये एक साइको है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके भागने की सोचती है, पर वो एक शर्त रख देता है, वॉशरूम जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब वो उसकी कोई घटिया मांग पूरी करेगी। एमा मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि तुम एक हैवान हो। ये सुनते ही जिम बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ता है। उसका रवैया इतना खतरनाक हो जाता है कि कमरा ही डर से भर जाता है। पीट्रो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है जिससे वो दर्द से चीख उठती है, पर वो किसी की नहीं सुनते और जिम अपनी हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर जाता है। फिर अपना काम पूरा होते ही एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एमा की आंख खुलती है तो खुद को बंधी हुई और बहुत बुरी हालत में पाती है। सामने पीट्रो आराम से बैठकर टीवी देखते हुए उस पर नजर रख रहा होता है। एमा उससे हाथ खोल देने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन पीट्रो उसकी कोई बात बिना सुने बस घूरता रहता है। इधर जिम उस मरी हुई लड़की की लाश को पैक करता है और नाव में ले जाकर नदी के बीच फेंक देता है ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वापस आकर अपनी बीवी को कॉल करके अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसकी बीवी को ये सब कुछ पता नहीं था और वो कहती है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो एक बार में जाकर ड्रिंक करता है जहाँ टीवी पर न्यूज चल रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर एमा की मिसिंग होने की खबर आती है। उसके कंपनी वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट हर जगह फैला दी थी और पुलिस उसे हर जगह तलाश कर रही थी। न्यूज देखकर जिम घबराए बिना मुस्कुराने लगता है
क्योंकि उसे यकीन था कि पुलिस कभी भी एमा तक पहुंच नहीं पाएगी। इधर पीट्रो एमा से कहता है कि वो 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा है। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे देखते ही शूट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जाते ही एमा किसी तरह अपने पर्स तक पहुंचती है और उसमें से एक छोटी कैंची निकालकर अपने हाथ पैर में लगा टेप काट देती है। इसके बाद जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि वो एक केबिन में बंद थी और ये जगह किसी जंगल के बीच है। तभी पीट्रो को वापस आते हुए देखकर वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन पीट्रो को इसकी भनक लग जाती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके हाथ में बंदूक भी होती है, इसलिए एमा भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वो गोली भी चलाता है पर एमा बच जाती है और भागते हुए कुछ दूर जाते ही वो एक रोड के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जाली लगी होती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल था। इतने में पीट्रो वहां पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारकर बेहोश करके वापस ले जाता है। कुछ देर बाद जिम वापस केबिन में लौटता है और एमा की हालत देखकर गुस्से में पीट्रो से पूछता है कि ये लड़की इतनी जख्मी कैसे हुई। उसे लग रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में पीट्रो ने जबरदस्ती किया है, लेकिन पीट्रो बोल पाता कि उसने भागने की कोशिश की थी। उससे पहले ही जिम गुस्से में अपनी बेल्ट निकालकर उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वो एमा पर चिल्लाता है कि तुम्हें पुलिस तलाश कर रही है और तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, पर मैं किसी भी हाल में उन्हें यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। फिर गुस्से में उसके सामने कुछ खाना फेंककर बाहर निकल जाता है। एमा सोचने लगती है कि शायद पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेगी, पर तब तक उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो डर रही थी। जिम भी इस बात से अब डर रहा था कि पुलिस कभी भी पहुंच सकती है और इस डर में वो रात को शराब पीकर फिर से केबिन में आता है और पीट्रो को बाहर निकाल देता है। फिर पूरी तरह नशे में धुत होकर एमा के पास आता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है, पर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा क्योंकि तेरे साथ अभी भी मेरा काम बाकी है। इसके बाद वो फिर से अपना बेहुदा हरकतें करने लगता है, जिससे एमा गुस्से में कहती है कि तू एक बदबूदार और डरपोक हैवान है जो कमजोर लड़कियों को पकड़कर खुश होता है। अगर मेरे हाथ खुल जाएं तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगी। तू मेरे साथ चाहे कुछ भी कर ले, पर इतना याद रखना कि मेरे लोग तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ये सुनते ही जिम गुस्से में आकर उसे मारना शुरू करता है और इस बार और ज्यादा बुरी तरह से अपनी हैवानियत दिखाता है। एमा दर्द से बहुत रोती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। इसके बाद जिम कुछ देर के लिए सिगरेट पीने बाहर चला जाता है और कुछ देर सोचकर डिसाइड कर लेता है कि पुलिस के ढूंढने से पहले ही इस लड़की को खत्म करना पड़ेगा। ये सोचकर जैसे ही वो बंदूक लेकर अंदर जाता है तो एमा वहाँ नहीं होती। जिम उसे सभी कमरों में ढूंढता है पर वो कहीं भी नहीं मिलती। इधर एमा अधमरी हालत में केबिन से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जिससे एक जगह जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। पूरी रात वहीं गुजर जाने के बाद अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वो मुश्किल से खड़ी होती है और किसी तरह चलते हुए एक झील में पहुंचकर खुद को साफ करने लगती है, लेकिन मुसीबत अभी भी उसका पीछा कर रही थी। अचानक पीट्रो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर केबिन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। पीट्रो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो उसे घास काटने वाली मशीन में डालकर मार देना चाहता था, लेकिन उससे पहले एमा पूरी ताकत लगाकर उससे छूट जाती है और एक लकड़ी लेकर उस पर वार कर देती है। पीट्रो घायल होकर गिर जाता है और तभी एमा उसे मशीन की तरफ धक्का दे देती है, जिससे उसका पैर मशीन में फंस जाता है और वो वहीं पर बेमौत मारा जाता है। एमा अपनी आंखों के सामने उसकी मौत देखकर हिल जाती है। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है, पर बहुत ही जल्द वो खुद को संभाल लेती है। अब यहाँ पर एमा के पास भागने का ऑप्शन था, लेकिन वो फैसला कर लेती है कि सबको खत्म करके ही यहाँ से जाएगी। इसके बाद वो जिम को ढूंढते हुए वापस केबिन के अंदर जाती है और सबसे पहले वहाँ से उसकी बंदूक लेकर छिप जाती है। जिम दूसरे कमरे से आता है और तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो फौरन जाकर देखता है कि पीट्रो बुरी तरह मरा पड़ा है। इधर एमा पूरी तरह गन लोड करके तैयार रहती है और जिम अंदर आते ही उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है, अब मेरी बारी है, पर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। जिम चिल्लाता है कि तुमने पीट्रो को कैसे मारा। तभी एमा उसके पास एक गोली चलाकर चेतावनी देती है, अगर चालाकी दिखाई तो अगली गोली तुम्हारा सर उड़ा देगी, इसलिए चुपचाप कुर्सी पर बैठो और टेप से खुद अपने हाथ पैर बांध लो। जिम डर के मारे ऐसा ही करता है तो अगले ही पल एमा उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एमा पूरी तरह उसे बांध चुकी होती है। वो कहती है, तुमने मुझे जिंदा रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम उससे कहीं ज्यादा दर्द का सामना करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था। इसके बाद उसके हाथ में एक कील ठोक देती है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। वो कहती है, इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, ये तो बस शुरुआत है।
अब थोड़ी देर आराम करो और मैं बाहर से टूल बॉक्स लेकर आती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें वो सारे दर्द महसूस करना है जो तुमने मेरी तरह उन सारी लड़कियों को दिया था। इसके बाद वो बाहर जाकर गैराज से टूल बॉक्स उठाती है और आते वक्त पीटरो के शरीर की कुछ गंदगी भी साथ लेकर आती है। जिम कहता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? वो कुछ भी बिना बोले उसे पीटरो की गंदगी खिला देती है ताकि उसे महसूस हो कि अब वो कितना अकेला और कमजोर है। फिर एक स्क्रू ड्राइवर लेती है और उसके कंधे में मार देती है। जिम दर्द के मारे बिल्कुल एमा की तरह रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे, लेकिन एमा उसकी बात बिना सुने एक आरी लेती है और उसके एक पैर को अलग कर देती है, जिससे दर्द के मारे जिम तड़पने लगता है। एमा ये सब करते हुए खुद घबरा रही होती है, पर उसकी दरिंदगी का नतीजा ऐसा ही होना था। लेकिन इसके बाद भी जिम की अकड़ नहीं जाती। वो कहता है, तुम मेरे साथ कुछ भी करो और चाहे जान से भी मार दो, पर वैसा नहीं कर सकती जिस तरह मैंने मजा लिया था। ये सुनते ही एमा को और गुस्सा आता है। वो एक हथौड़ा उठाती है और मार मार कर उसके सबसे कमजोर हिस्से को चकनाचूर कर देती है। इसके बाद उसे दर्द से तड़पते हुए छोड़कर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी जिम किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर जान से मार देने की कोशिश करता है। तभी एमा उसके कंधे से स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसके सर पर वार कर देती है और इस आखिरी वार से जिम वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे वही शर्ली नाम की औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे बेहोश करके यहाँ लाई थी। एमा बिल्कुल चुप रहती है और उसके अंदर आते ही फौरन गन उठाकर उसे शूट कर देती है। शर्ली दूर जा गिरती है और दर्द से तड़पते हुए वहीं पर मर जाती है। अब एमा अपना बदला पूरा करके बाहर निकलती है तो शर्ली के गाड़ी के डिक्की में उसे पेट्रोल मिल जाता है, जिसके साथ कुछ ऑर्गन्स भी रखे हुए थे। ये देखकर एमा फैसला करती है कि यहाँ से निकलने से पहले उसे सब कुछ जलाना होगा। इसके बाद वो कार समेत पूरे केबिन में पेट्रोल छिड़क देती है और आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों, ये थी एमा की बदले की कहानी, जिसने इतना तकलीफ सहने के बाद भी हार नहीं मानी और उन्हीं को खत्म करके अपना बदला लिया जो इंसानी रूप में हैवान थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अगर हिम्मत से खड़े हो जाओ तो सबसे बड़ा राक्षस भी पल भर में धूल बन जाता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।